Hello friends, welcome to my YouTube channel all about HPSET. In this video, I will discuss some questions from second paper of HPSET Chemical Science 2019 held on 22nd November 2020. This paper consists of 100 questions and each question carry 2 marks. Let us start with questions. In the first question we have, in the structure of ClF3, the two lone pairs occupy. Option A is two apical position in a trigonal bipyramid, two equatorial positions in a trigonal bipyramid, one apical and one equatorial position in trigonal bipyramid, one apical and one basal position in a square pyramid. तो इसके लिए पहले हमें क्या है ClF3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसमें जो हमारे पास क्लोरीन एटम है, जब हमारा क्लोरीन एटम ग्राउंड स्टेट में होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 3s2 3p5। ओके, अब जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फर्दर एक्साइट इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होगा वो एक्साइट होकर d में चला जाएगा और इस तरह से हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एक फ्लोरीन एटम शेयर करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से हमारी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp3, जिसमें कितने 2 लोन पेयर्स होंगे और 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के साथ तो हमारी जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी टी शेप। तो इसमें हमारे देखिए दोनों लोन पेयर्स कहाँ गए, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। सो द राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन बी, जिसमें क्या बोला था 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस इन ट्राइगोनल बायपिरामिड। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो टी शेप जो हमारी बनी वो तो हमने सिर्फ इन बॉन्ड जो हमारे बने उनके बेसिस पे बोला टी शेप। अगर आप पूरी देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइगोनल बन रही है और ये दो इसके, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो ज्योमेट्री जो होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो इसमें दोनों लोन पेयर्स हमारे इक्वेटोरियल पोजीशंस पर हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायएटॉमिक मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कौन सा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। जो हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए ब्रीफ में देख लेते हैं इसे। अगर मान लीजिए हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितनी उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी और कितनी रिपल्सिव फोर्सेस बनेंगी। मान लीजिए ये हमारे क्या है, 2 हीलियम एटम्स हैं, हर एक हीलियम एटम के पास कितने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ होगी। उसी तरह से ये न्यूक्लियस क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अप्रोच करेगा। ठीक है, सिमिलर उसी वे में ये वाला न्यूक्लियस दूसरे हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करेगा। तो जो हमारे पास ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस कितनी हैं। दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिमिलरली ये भी और ये भी। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी वो कितनी आएंगी, 5। तो अगर आप देखोगे तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो कितनी थी, सिर्फ 4, रिपल्सिव कितनी आ गई, 5। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस का, तो इसलिए रिपल्शन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन। तो इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्म नहीं होता। So the right option is option A. In the third question we have arrange the following ligand in the increasing order of a ligand field strength. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करेंगे। हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी होती है जिसके बेसिस पे हम लिगेंड्स की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इनिशियली हमारे पास लिगेंड्स हैं ये सारे कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और जिनको अंडरलाइन किया हुआ है ये है मॉडरेट फील्ड लिगेंड्स। ना तो ये वीक फील्ड है ना ही ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, और इसके बाद वाली जितने भी लिगेंड्स हैं ये हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जैसे ही हम इस साइड को मूव करते जाएंगे लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया था आयोडीन, सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, तो आयोडीन तो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास दिया था नाइट्रेट, ठीक है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद था वाटर, ठीक है, ये भी यहाँ पर है। उसके बाद दिया था NH3 वाटर के बाद ही था, और उसके बाद दिया था CO। ठीक है, तो ये ऑर्डर एग्जैक्ट इन्होंने सही दिया हुआ था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से। तो एज इट इज ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
In the next question, we have CFSE of MnCN6 4 negative is, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमसे पूछी गई है किसकी, MnCN6 4 नेगेटिव की। तो मैंगनीज की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5, ठीक है। और साइनाइड कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब हमारे पास जैसे ही स्प्लिटिंग होगी T2G और Eg में, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे किसकी वजह से, साइनाइड की वजह से। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनकी जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ड्यू टू साइनाइड ये पेयर अप कर जाएंगे, ओके। तो पेयर अप करने के बाद जो हमारे पास, जब हम इनकी CFSE काउंट करेंगे तो अब हमारे पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, और यहाँ पर एनर्जी कितनी है, -0.4 डेल नॉट, ठीक है। तो -0.4 डेल नॉट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो CFSE हमारे पास आई वो आई -2.0, ठीक है, डेल नॉट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, okay. In the next question we have magnetic moment of COF6 3 negative is, magnetic moment पूछा है किसका, कोबाल्ट फ्लोराइड का, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में जब आप देखोगे तो कोबाल्ट हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, 2 s ऑर्बिटल से और एक d ऑर्बिटल से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर हमारे पास बचेगी उसमें हमारे पास d में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पिन ऑनली फॉर्मूला, ठीक है, n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब 4, ठीक है। तो 4 × 4+2 हमने जब पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई √24 जो कि किसके इक्वल होती है, 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन के। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन। In question number 6, we have which lanthanide shown below does not exhibit 4 oxidation state, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिनमें से कुछ हमारे पास जो लैंथेनाइड्स हैं वो +4 भी शो करते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो +4 शो नहीं करता। तो जब हम इन चारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4f2 6s2, ठीक है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। गैडोलिनियम में 4f7 6s2 और डी में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद है हमारे पास टर्बियम, टर्बियम में कितने, f में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पैरासिडाइमियम में कितने हैं, f में 3 हैं और s में 2 हैं, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो हमारे पास कितने, सीरियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे सकता है, ठीक है, तो ये कर देगा +4 शो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये गैडोलिनियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो s में से दे देगा, एक d में से दे देगा, ठीक है, +3 तक तो ये स्टेबल है। बट जैसे ही हमें +4 अचीव करनी होगी तो हमें क्या है, 4th इलेक्ट्रॉन इस f ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये जो हमारे पास f ऑर्बिटल है ये कैसी है, कंप्लीटली हाफ फील्ड, ठीक है। और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इन केस कि अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है। तो जनरली जो हमारा गैडोलिनियम है वो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, स्पिन ओनली फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से ये सारे क्या हैं, हमारे लैंथेनाइड्स हैं। तो हम किन किन लैंथेनाइड्स के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली आपको पता होगा कि लैंथेनाइड्स की अगर हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट करना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, म्यू इज इक्वल टू g × j+1 इसका होल अंडर रूट, ठीक है, जिसमें हमारे पास g क्या होता है, 1 + j × j+1 + s × s+1 माइनस l × l+1 अपॉन 2j × j+1, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लैंथेनाइड्स के लिए हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बट अब कौन कौन से लैंथेनाइड के लिए हम स्पिन ओनली यूज़ कर सकते हैं,
तो इसके लिए जब आप सारे लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो जनरली लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं, तो हम +3 में ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो जब लैंथेनम 3 पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो उसके पास कितने हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और गैडोलिनियम में क्या है, F में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और D और S में 0 हैं। उसी तरह से ल्यूटेटियम में भी F में 14 है, D में 0, S में 0। तो सिर्फ यही 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनमें क्या है, L की वैल्यू 0 होती है। L क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है मतलब उनकी, तो ऑर्बिटल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आता है इन केसेस में, बिकॉज L की वैल्यू 0 आती है। ये देखिए, जैसे हम गैडोलिनियम को अगर कंसीडर करें, F7 है, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से हाफ फिल्ड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आई, 0। तो सिर्फ लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, यही 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हम स्पिन ऑनली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। In the 8th question, we have identified the correct group of non-labile complexes from the following। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट भी +3 में है और आयरन +2 में है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं और कौन से नॉन लेबाइल, यानी कि जिनको हम बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, उनको बोला जाता है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस और नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और जिनमें आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, उनको बोला जाता है लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो जब आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये जो हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, ये सारे क्या हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं सारे, ठीक है। और इन सब में D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इन तीनों में हमारे पास D क्या है, फुली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। अब आउटर डी ऑर्बिटल होगी तो वो कौन से होंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो जिन जिन ऑप्शन में जिंक, कैडमियम और मरकरी दिया हुआ है वो हमारे ऑप्शन सीधे सीधे कैंसिल होते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो सिर्फ क्रोमियम, कोबाल्ट और आयरन जो हैं ये सिर्फ नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर पूछा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए फिर से हमारे पास सीरीज आती है जिसको कि बोला जाता है ट्रांस सीरीज। ठीक है, तो इसमें जो हमारा NO पॉजिटिव है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करता है और जो हमारे पास NO3 नेगेटिव है वो सबसे कम ट्रांस इफेक्ट शो करता है। तो फ्रेंड्स ट्रांस इफेक्ट तो आप सबको पता ही होना, जब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ट्रांस पोजीशन पे जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर दे तो वो होता है हमारा ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हम मैच करेंगे जब, तो हमारे पास जो ऑप्शन इन्होंने दिया है डी ऑप्शन, उसमें जब आप देखोगे तो क्या दिया है, सबसे पहले वाटर, फिर क्लोराइड, आयोडाइड और फिर CH3 नेगेटिव और देन कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिगेंड। ठीक है, तो यही ऑर्डर आपको इस सीरीज में भी देखने को मिलेगा। CO क्या है, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद CH3 हमारे पास आ गया। ठीक है, उससे वीक आयोडाइड, देन क्लोराइड एंड देन वाटर। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। In question number 10, we have vorazine is also known as inorganic benzene because these two compounds have similar chemical properties. These two compounds have similar physical properties. These two compounds have both similar chemical and physical properties. Borazine is isoelectronic with the benzene. ठीक है, तो जब आप बोराजीन और बेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमारे पास क्या है, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और जब आप इनकी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास इन्होंने दिया था ऑप्शन डी कि बोराजीन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेंजीन के साथ, ये वाला ऑप्शन तो भाई ठीक होता है। ठीक है, लेकिन जो आंसर की में हमारे पास ऑप्शन दिया है
वो हमारे पास दिया है ऑप्शन बी कि दीज टू कंपाउंड्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो बोथ बेंजीन और बोराजीन जो है तो वो हमारे कलरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज शायद इनकी एक जैसी होती होंगी, बट आई कांट से कि हाँ हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, ठीक है। और बट ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मे बी आंसर की बाद में चेंज हो। ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट होता है। इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव आइडेंटिफाई एन 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के उनके प्रेजेंट होते हैं जब हम सबको ऐड करते हैं। तो इन सब का हमें पहले इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना पड़ेगा। निकल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए वो आए 16, यानी कि ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। फेरोसिन, ये अगला एग्जांपल किसका है हमारे पास, फेरोसिन का। तो फेरोसिन तो वैसे भी हमें पता ही है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ठीक है, पर फिर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट इसका निकालेंगे तो 18 ही आ रहा है। प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स का जब आप देखोगे अगेन 16 आएगा और कोबाल्ट का कितना आएगा, 19, ठीक है। तो ये बाकी कोई भी फॉलो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, फेरोसिन इनमें से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच द फॉलोइंग। ऑक्सीडेटिव ऑप्शंस दिए हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर बीटा एलिमिनेशन है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन है, वॉकर प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें पता ही है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में क्या होता है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में जो एल्कीन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ है रिएक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो वॉकर प्रोसेस है उसमें क्या है, कैटालिटिक एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर O2 टू एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी का होगा फोर्थ और डी का होगा थर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है ऐसे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यही है। अब फर्स्ट और सेकंड जब हम देखेंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन और इंसर्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो बी का फर्स्ट होगा, ए का सेकंड होगा। सो द राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। In the question number 13 we have identify the pair of fluxional molecule from the options shown below। तो फ्रेंड्स फ्लक्शनल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो अपनी पोजीशन, जिनमें जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशंस फटाफट रिप्लेस करते रहते हैं, इतना फास्ट रिप्लेस करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी उनको कैच नहीं कर पाता और वो एक दूसरे के साथ फ्लक्शनल बिहेवियर शो करते हैं। तो इनमें जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो ऑप्शन बी है जिसमें कि आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास अटैच है और दूसरा है MoCO6 का, ठीक है। तो ये वाले इनमें से सभी में कोई भी इतना वो फ्लक्शनल मॉलिक्यूल कोई है नहीं। बट जब आप देखोगे ऑप्शन डी को तो इसमें हमारे पास क्या है, PF5 है। तो PF5 की जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस पे जो फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो बहुत फास्ट एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर इनका मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए इसमें क्या है, ये दोनों फ्लोरीन एटम्स जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशंस रिप्लेस करेंगे। ठीक इस तरह से वो इसके साथ भी करेगा, ये वाला इसके साथ भी करेगा और ये बहुत फटाफट अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो आयरन मॉलिक्यूल है यहाँ पर हर एक कार्बोनिल एटम ये भी फटाफट से अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते रहेंगे। कभी ये यहाँ पर फर्स्ट वाला अटैच होगा, कभी सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, फ्लक्शनल बिहेवियर शो करेंगे। तो ये वाले हमारे फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इन 14th क्वेश्चन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ MnH2O6, यहाँ पर H2O6 होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 2 पॉजिटिव इज वेरी लो ड्यू टू, ठीक है, किसकी वजह से लो है। राइट इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो दिए हैं लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, बोथ लैपोर्टे एंड स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, लैपोर्टे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस एंड वाइस वर्सा। तो इसमें हमारे पास क्या है, MnH2O6 कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, तो इसमें से क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ पर एक्साइट करता है तो देखिए अगर आप इन सब की स्पिन देखोगे तो एक जैसी है। अब इन्होंने बोला है कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस वो होंगी कि स्पिन इनका चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या है, स्पिन चेंज हो जाएगा। सो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। तो हमारी स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस तो होगी नहीं। ठीक है, स्पिन तो फॉरबिडन है। उसके बाद चलिए लैपोर्टे चेक करते हैं। तो एज पर लैपोर्टे रूल S to S, P to P एंड D ट्रांजिशन शुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनमें क्या है, पैरिटी चेंज होनी ही चाहिए।
जैसे जीरेट से जेरेट वाली अलाउड नहीं होंगी, जीरेट से अनजीरेट की अलाउड होंगी और अनजीरेट की जीरेट के लिए। जीरेट से जीरेड नॉट अलाउड, जीरेड टू अनजीरेड आर अलाउड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब जब आप देखोगे तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रोसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है और क्या है, सिर्फ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो डी डी ट्रांजिशंस भी क्या है, अलाउ नहीं होगी। तो ये लेपोर्टे फॉरबिडन बी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ लेपोर्टे एंड स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस। In the next question we have, identify the pair in which both the nuclei are NMR active from the following। तो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास या तो एटॉमिक नंबर ऑड होना चाहिए या फिर मास नंबर ऑड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक या तो ऑड हो या दोनों ही ऑड हो तो हमारा न्यूक्लियाई क्या है, NMR एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इन सब का मास क्या है, इवन, और इन सब का कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, इवन। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इवन है, मास भी इवन है। तो ये तीनों ऑप्शन तो मेरे सीधे सीधे गलत होते हैं। अब बचा ऑप्शन ए। तो 13P तो वैसे हमने कोई सुना नहीं है, या तो 13C होता है या फिर 31P होता है। तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, बट फिर भी हमारे पास जो ऑप्शन कंसीडर होगा वो ऑप्शन ए ही कंसीडर होगा, क्योंकि 1H तो है ही है। उसके बाद इन द नेक्स्ट क्वेश्चन we have the slowness of reactions of N2 appear to be the result of। ऑप्शंस दिए हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N is very strong and hence high activation energy is required to break, बिल्कुल सही। ठीक है, relatively large size of HUMO-LUMO gap, हाँ जी थोड़ा सा गैप तो होता ही है HUMO-LUMO का। ठीक है, low polarizability of N2 which does not encourage the formation of a high पोलर ट्रांजिशन स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो वैसे तो ऑप्शन ए होना चाहिए, यही रीजन कंसीडर किया जाता है N2 की अनरिएक्टिविटी के लिए। बट यहाँ पर जो आंसर की में हमारे पास ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव रीजंस। इन क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव मैच द फॉलोइंग्स, जिसमें हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं और कुछ एक उनके यूजेस बता सकते हो आप। पहला कॉम्प्लेक्स जो हमारा दिया है वो सिस्प्लेटिन, जिसका कि हमें सबसे पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये, किसके लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ए का तो सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया था गैडोलिनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गैडोलिनियम के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमारा MRI के लिए यूज किया जाता है। तो बी का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, बी के साथ जो मैच करेगा वो होगा ए। उसके बाद हमारे पास क्या है, टेक्नीशियम का कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, तो जो टेक्नीशियम का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये वाला हमारे पास इसके साथ मैच करेगा। और उसके बाद नहीं सॉरी, ये जो टेक्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास हार्ट इमेजिंग एजेंट है ये। ठीक है, हार्ट इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा होगा वो होगा हार्ट इमेजिंग एजेंट। और जो सोडियम ऑर्थोथायोमेलेट है ये यूज किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में। तो ये इसके साथ मैच करेगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 18 अगेन मैच द फॉलोइंग है। इनमें से हमारे पास क्या पूछा है, नंबर ऑफ नॉन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो इन सबकी चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। इन सब के स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो H3PO4 में कितने हैं नॉन प्रोटोनेटेड, एक। ठीक है, और H2SO4 में कितने हैं, दो। क्लोरीन इस क्लोराइड वाले मॉलिक्यूल में कितने हैं, तीन। ठीक है, और ये जो हमारे पास बोरोन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, जिसमें कितने, इसमें H3PO4 के साथ कितने दिए हैं, 1, और H2SO4 के साथ हमारे पास दिया है 2। ठीक है, जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखे थे H2SO4 में 2 थे, और इस HClO4 में कितने थे हमारे पास, 3 थे नॉन प्रोटोनेटेड। ठीक है, तो इसके साथ फोर्थ ऑप्शन और डी के साथ थर्ड ऑप्शन H3BO3 में एक भी नॉन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन नहीं था। इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 इज नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, कौन सा इनमें से ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जिसके पास जो प्रोटोन डोनेट कर सके। ठीक है, तो H पॉजिटिव HF भी डोनेट कर सकता है, H2SO4 भी कर सकता है, H3
H3PO4 भी करेगा बट BME3 नहीं करेगा। तो इसमें से जो नॉन ब्रोंस्टेड एसिड हुआ वो हुआ BME3। ठीक है, उसके बाद in question number 20 we have based on the concept of hard and soft acids and bases F negative preferentially binds with। ठीक है, जो F नेगेटिव है वो किसके साथ बाइंड करेगा? तो हार्ड जो हमारे पास हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ प्रेफर करते हैं बाइंड करना, और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ। तो जो हमारे पास F नेगेटिव है वो हमारे पास एक हार्ड बेस है। ठीक है, तो जो लैंथेनाइड्स हमारे पास आते हैं वो किस में आते हैं? हार्ड एसिड में। ठीक है, बाकी जो हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव है, कैडमियम 2 पॉजिटिव है, BH3 है, ये सारे सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, सिर्फ ये हमारे पास हार्ड एसिड है, तो सिर्फ ये हमारा इसके साथ कंबाइन करेगा। ओके, वैसे भी हमारे पास जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे पास हार्ड एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और जो हमारे पास कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आते हैं। In the next question we have a superacid is a substance that donate proton, accept a pair of electron, more efficient electron donor than pure H2SO4 or all three options mentioned above। ठीक है, तो जो सुपर एसिड होता है वो हमारे वो एसिड होते हैं जिनकी एसिडिटी H2SO4 से भी ज़्यादा होती है, डोनेट करते। और ये बेसिकली बनते कैसे हैं? जब हमारा ब्रोंस्टेड एसिड और लुईस एसिड कंबाइन करते हैं, मतलब दोनों के फीचर्स उसमें होते हैं। तो जो ब्रोंस्टेड एसिड है वो बोलता था कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा। एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक होगा। मोर एफिशिएंट प्रोटॉन डोनर देन प्योर H2SO4, ये भी ठीक होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वैसे तो ऑप्शन डी, ऑल द 3 ऑप्शंस मेंशन्ड अबव, बट जो आंसर की में हमारे पास ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन सी। In 22 question we have 19F NMR spectrum of ClF3 revealed a doublet and a triplet. Identify which of the following structure is correct based on 19F NMR data। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले भी देखा। ClF3 के स्ट्रक्चर में हमने देखा था हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आई थी, टी शेप स्ट्रक्चर आई थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या थे? हमारे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट थे। ओके, तो इसमें क्या था? यहाँ पर ये वाला जो फ्लोराइड है वो इन 2 फ्लोरीन एटम्स की वजह से क्या है? ट्रिपलेट शो करेगा, और ये दोनों फ्लोरीन एटम इसकी वजह से डबलेट शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, टी शेप स्ट्रक्चर विद 2, यहाँ पर लोन पेयर होगा इन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये वाला। In question number 23 we have match the following। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इनके कुछ एक कंडीशंस दी हैं जिनके साथ हमें इनको मैच करना है। तो अगर आपने ये कंडीशंस पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए जो कंडीशन मस्ट होती है वो होती है कि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट मस्ट बी देयर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है? चेंज इन पोलराइजेशन इज मस्ट। ठीक है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या था हमारे पास? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इसमें होगा वो होगा ऑप्शन ए। In question number 24 we have fusion reaction occur under extreme physical conditions outlined below. A very high temperature must be attained, sufficient plasma density, the plasma must be confined for an adequate time to allow fusion to occur, all of the above conditions। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन नॉर्मली प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हमें प्लाज्मा स्टेट एक्वायर करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक होगा, सफिशिएंट प्लाज्मा डेंसिटी होनी चाहिए, ये भी ठीक है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा स्टेट है वो तब तक होनी चाहिए जब तक कि वो फ्यूजन रिएक्शन हो नहीं जाता है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे पास ठीक होंगे, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन मैच द फॉलोइंग वाला है। तो इसमें हमारे पास मोर पोलराइजेबल, लेस पोलराइजेबल, मोर पोलराइजिंग, लेस पोलराइजिंग दिए हैं, और यहाँ पर कुछ एक आयंस हमारे पास दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि पोलराइजेबल वो होते हैं जो कि पोलराइज हो सके, और हमारे जो एनायंस होते हैं वही पोलराइजेबल होते हैं, और जो कैटायंस होते हैं उनकी आपने सुना ही होगा कि पोलराइजिंग पावर होती है, वो एनायंस को पोलराइज करते हैं।
और ज़्यादा पोलराइजेबल कौन सा एनायन होता है? एनायन का साइज फ्रेंड्स जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजेबल होगा। तो अगर मैं इन दोनों एनायंस को कंपेयर करूं तो आयोडाइड क्या है मेरे पास? बड़े साइज का है इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड। तो ज़्यादा पोलराइजेबल कौन सा हुआ? आयोडाइड, और लेस पोलराइजेबल हुआ फ्लोराइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। उसके बाद बोला मोर पोलराइजिंग, तो कैटायन का साइज जितना स्मॉल होता है उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो ज्यादा पोलराइजिंग कौन सा होगा? सोडियम आयन, और लेस पोलराइजिंग कौन सा होगा? सीजियम आयन। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट के साथ थर्ड, दिस वन। ओके, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सेट के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अगर आप एचपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस इसमें अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू।